हेलो दोस्तों, सिंपल सॉल्यूशन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का इन्फ्लेक्शन ऑफ नाउन में एक चैप्टर और कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है केस। केस में मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकेंड पार्ट इसके बाद वाला वीडियो में सेकेंड पार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि केस होता क्या है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऐसे अगर बात करें हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर में, तो दोनों में डिफरेंसेस है। हिंदी में 8 केस पढ़ने पड़ते हैं, यानी कारक चिन्ह 8 पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें कर्ता ने कर्म को करण से इस तरीके का 8 कारक चिन्ह पढ़ना पड़ता है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में इसका अलग मतलब है। इंग्लिश में मात्र 3 केस ही पढ़ते हैं, जिसमें से कौन कौन केस है। तो केस क्या होता है, हम लोग पहले बात यहाँ पे डिफिनीशन क्लियर करते हैं कि क्या होता है। केस डिसाइड द पोजीशन ऑफ नाउन इन सेंटेंस। क्या करता है केस? केस डिसाइड पोजीशन ऑफ नाउन इन नाउन एंड प्रोनाउन कर सकते हैं। नाउन एंड प्रोनाउन इन सेंटेंस। किसमें डिसाइड करता है? सेंटेंस में, इन सेंटेंस। ठीक है। केस का काम क्या होता है? ये केस जनरली क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के पोजीशन को डिसाइड करता है। केस का यही काम होता है, नाउन और प्रोनाउन के पोजीशन को डिसाइड करना। तो हम लोग समझते हैं केस क्या है, ये वाला वो वाला केस नहीं है, मैटर केस हो जाएगा। मैटर वाला केस नहीं है। केस ये ग्रामर के लिए केस है, जिसमें जनरली इसका काम होता है पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन को डिसाइड करना कि कहाँ पे सेंटेंसेस नाउन का यूज होना चाहिए या कहाँ पे सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज होना चाहिए। जनरली नाउन एंड नाउन इक्विवेलेंट यहाँ समझते हैं कि जनरली जो होता है नाउन, ठीक है ना, नाउन समझिए यहाँ पर नाउन एंड नाउन इक्विवेलेंट। कौन सा? नाउन इक्विवेलेंट ये सेंटेंस में है ना, सब्जेक्ट बनते हैं या ऑब्जेक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? या तो सब्जेक्ट बनेंगे सब्जेक्ट, या नहीं तो ऑब्जेक्ट बनेंगे। और ऑब्जेक्ट बनते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बनते हैं? सब्जेक्ट बनता है या फिर ऑब्जेक्ट बनता है। नाउन एंड नाउन इक्विवेलेंट जो होता है, या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं या ऑब्जेक्ट बनते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन करते हैं कौन? नाउन एंड नाउन इक्विवेलेंट। तो इसी का कंडीशन को मानते हुए कि कौन सा सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, कौन सा सेंटेंस में कौन सा वर्ड ऑब्जेक्ट होगा, इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक टूल्स है। कह सकते हैं कि इस ग्रामर का एक टूल्स है, जिसमें नाउन और प्रोनाउन में ये डिसाइडेड होता है कि भाई तू कहाँ जाएगा, तुम किस जगह पर अवेलेबल होगा, किस जगह जाएगा। यानी कि तुम सब्जेक्ट की कैटेगरी में जाने वाले हो या ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में जाने वाले हो। और ये डिसाइड कौन करता है? तो करता है केस। इसलिए केस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, काहे कि सेंटेंस में जो हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें इसका जरूरत पड़ेगा। यहाँ तक कि टेंस, वॉइस और नरेशन जब पढ़ेंगे तो हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बहुत जरूरत पड़ता है। तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि सेंटेंस में कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नाउन कौन सा सब्जेक्ट में जाने वाला है और कौन सा सब्जेक्ट जो है, कौन सा नाउन जो है प्रोनाउन, कौन सा नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनने वाला है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं कि केस का 3 गो पार्ट होता है। कौन कौन पार्ट होता है? तो एक नॉमिनेटिव केस होता है, इसी को हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सब्जेक्टिव केस। ठीक है। जैसे नाम से ही क्लियर है कि इसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं, तो नाम से ही क्लियर है, समझते हैं कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का जैसा काम करेगा। तो ये सब्जेक्ट सेंटेंस में कैसे सब्जेक्ट के जैसा काम करेगा? जैसे हम लोग लिखेंगे सीता इट्स एन एप्पल, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर समझते हैं एक चीज, सीता इट्स एन एप्पल अगर लिखे हैं, यहाँ सीता जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ये तो समझ में आ रहा है, और ये वर्ब है। ठीक है। इट्स क्या हुआ यहाँ पर? वर्ब है। ये क्या है? मेरा वर्ब है। तो सेंटेंस में यही इंपॉर्टेंट चीज होता है। जनरली वर्ब से पहले आने वाला जो वर्ड होता है उसी को सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन तो अगर सब्जेक्ट पता करना हो सेंटेंस में, है ना, तो इस जगह हु लगा करके क्वेश्चन करने से हमको पता चलता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। हु ईट्स एन एप्पल, ऐसे बोलेंगे हु ईट्स एन एप्पल। यहाँ पे क्या आएगा आंसर निकल के? सीता। हु के लिए क्या आंसर आएगा? सीता। ठीक है। तो सीता सेंटेंस का क्या बनेगा?
सब्जेक्ट बनेगा। सीता सेंटेंस का क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो हम लोग ऐसे देखते हैं, अगर डिफिनीशन इसका लिखना चाहते हैं तो डिफिनीशन के लिए हम लोग डिफिनीशन इसका लिखते हैं कि किस तरीका से सेंटेंस में हम लोग डिफिनीशन कर सकते हैं। तो इसको हटाते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। तो हम लोग इसका डिफिनीशन लिखते हैं, इसको भी हटाते हैं, यहाँ पे भी लिखने का जरूरत पड़ेगा। हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसका डिफिनीशन, ठीक है। When noun come before verb है ना, and we ask question using who, we get subject। तो सब्जेक्ट के फॉर्म में जो भी होगा, है ना, उसको हम लोग नॉमिनेटिव केस कहेंगे। सब्जेक्ट के फॉर्म में जो भी होगा सेंटेंस में, उसको हम लोग नॉमिनेटिव केस कहेंगे। व्हेन नाउन कम बिफोर वर्ब एंड वी आस्क क्वेश्चन यूजिंग हु, है ना, इसका यूज करके, हु का यूज करके हम क्वेश्चन अगर करते हैं सेंटेंस में, हम लोग को नॉमिनेटिव केस मिलता है। क्या मिलता है? नॉमिनेटिव केस मिल जाता है। समझते हैं अब यहाँ पर कि कंडीशन क्या होता है। ऑब्जेक्टिव, इसको इससे भी कहा जाता है कि नॉमिनेटिव केस, जिसको हम लोग डूअर कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? डूअर। इसको क्या कह सकते हैं? डूअर फाइंड आउट करने का तरीका है कि सेंटेंस में डूअर कौन सा होगा। ऑब्जेक्टिव केस का बात करें तो समझते हैं, यहाँ पर समझिए इसी तरह से, व्हेन नाउन, है ना, कम आफ्टर वर्ब, क्या होगा? आफ्टर वर्ब, उसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं, सीता ईट्स एन एप्पल, ठीक है। यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा है। सीता मेरा सब्जेक्ट है, सीता क्या हुई? सब्जेक्ट, और एन एप्पल, यहाँ एप्पल क्या हो गया? एन एप्पल, ये ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन होगा और ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम लोग समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा होगा और ऑब्जेक्ट कैसे होगा, ठीक है। बात समझते हैं कि सब ऑब्जेक्टिव केस ऐसे तो हमको दो तरीका से दिखाई देता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में मिल के आता है हमको। तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहने का सेंस है, जैसे कि ईट्स के बाद नाउन आया हुआ है, तो इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट दो तरीका का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग देख सकते हैं कि हमको मिल गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि एगो ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, ईट्स के बाद नाउन आया हुआ है, तो मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है? तो इस तरह का ऑब्जेक्ट जो वर्ब के बाद आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन करने के लिए हम लोग के पास एक वर्ड होता है, व्हाट। क्या होता है? व्हाट। व्हाट से अगर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, व्हाट, है ना, तो हमको क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस मिलेगा। कैसे हम लोग इससे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। डज, है ना, डज इट, व्हाट डज सीता ईट, हम लोग बोल सकते हैं व्हाट डज सीता ईट, व्हाट डज सीता ईट। तो क्या आंसर आएगा? एन एप्पल। व्हाट डज सीता ईट बोलने से क्या आंसर आएगा? एन एप्पल। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस मेरा बना? ऑब्जेक्टिव केस में एन एप्पल। तो इसको हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। हम लोग कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना, जैसे आई ईट, है ना, आई ईट रोटी, ऐसे लिख सकते हैं, रोटी, समझ सकते हैं। यहाँ रोटी, ये क्या बनेगा? मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट? तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ये क्या बनेगा? मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। क्या बनेगा? मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब बनेगा, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के लिए और सेंटेंस हम ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के लिए और क्या बना सकते हैं? जैसे कि हम बोलेंगे ही स्लीप्स, है ना, ही स्लीप्स ऑन हीज बेड। चलो यहाँ पे देखते हैं,
ही स्लीप्स ऑन हिज बेड। और एक वर्ड देखते हैं, जैसे ही, ऐसे करो, राम ईट्स ए मैंगो, ऐसे ले सकते हैं, राम ईट्स ए मैंगो। तो इस दोनों सेंटेंस में हम लोग देखते हैं बारी बारी से, ही स्लीप्स ऑन हिज बेड। तो देख सकते हैं ही मेरा सब्जेक्ट है, हम एस फॉर सब्जेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ राम मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। स्लीप और इट्स जो है ये मेरा वर्ब है, समझ सकते हैं, स्लीप और इट्स क्या है मेरा, ये वर्ब है ना। ऑन हिज बेड, तब यहाँ पर क्या है, कहाँ पे सो रहा है, तो वेयर, तो ऑन हिज बेड, तो ये प्रीपोजिशन, ऑन ये प्रीपोजिशन है, ये मेरा प्रीपोजिशन है। और इसके बाद जो वर्ब आया है इसको हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसको क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ समझ सकते हैं, ऑब्जेक्ट है ना, कम आफ्टर प्रीपोजिशन, क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कॉल्ड प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। हिज बेड यहाँ क्या बनेगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा। राम ईट्स ए मैंगो बोलेंगे तो ए मैंगो यहाँ क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा कौन सा ऑब्जेक्ट, ये मेरा बनेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब बनेगा। हम लोग वर्ब चैप्टर में देखेंगे वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार उसको दो कैटेगरी में बांटा गया हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में जब वर्ब बताएंगे तब। लेकिन अभी समझिए कि जब डायरेक्ट वर्ब के बाद कोई नाउन आता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि हम लोग को कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब बनता है, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन वही बदल जाता है, जैसे कि प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है, ठीक है ना, तो उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और सेंटेंस में व्हाट लगाने से, क्वेश्चन करने से हमको, व्हाट लगा के क्वेश्चन करने से हमको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। सेंटेंस में व्हाट लगा के क्वेश्चन करने से हमको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। समझ में आया बात। हम लोग यहाँ पर एक चीज करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में वो दो तरीका का होता है, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जहाँ कहीं भी रहेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पहचान करने का तरीका, आसान तरीका है कि हम लोग समझ सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी सेंटेंस में पर्सन और ऑब्जेक्ट दोनों यूज हुआ रहे, पर्सन भी यूज हुआ रहे और ऑब्जेक्ट भी यूज हुआ रहे, तो पर्सन जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, पर्सन वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। नहीं नहीं नहीं, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। पर्सन जो होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, पर्सन जो होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ये ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स वाला ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अगर हम सेंटेंस बनाए, है ना, ही, जैसे हम सेंटेंस बनाए, ही गिव्स मी ए पेन, ही गिव्स मी ए पेन। यहाँ पर सेंटेंस देख सकते हैं, ही गिव्स मी ए पेन, तो यहाँ पर मी जो होगा वर्ब के बाद आया हुआ है और ए पेन भी वर्ब के बाद आया हुआ है। तो ये मी जो हुआ ये पर्सन है, यानी कि मी यहाँ आएगा, ये पर्सन है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ए पेन कहाँ जाएगा, ए पेन यहाँ आएगा, ये पेन क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो समझ सकते हैं अगर सेंटेंस में दोनों चीज यूज हुआ रहे, पर्सन भी और वर्ब के बाद अगर कोई पर्सन भी आए और वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी आए, तो दोनों में से डिफरेंस करने का आसान तरीका क्या है कि आप देखिएगा कि जो पर्सन होगा, जैसे ही गिव्स मी ए पेन, यहाँ मी जो बनेगा ना वो क्या बनेगा, जैसे राम टेल्स मी ए स्टोरी, है ना, राम टेल्स मी ए स्टोरी, राम ने मुझे एक कहानी सुनाई, तो इस तरह का सेंटेंस में राम टेल्स मी ए स्टोरी, तो मी बनेगा मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए स्टोरी क्या बनेगा, है ना, समझ में आ रहा है। आई टीच यू इंग्लिश, यहाँ पे क्या बनेगा, यू, तो यू बनेगा मेरा इनडायरेक्ट और इंग्लिश क्या बनेगा मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं कि कौन सा क्या बनेगा। तो पर्सन जब भी यूज किया जाएगा तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, और जब भी ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। आई मेड ए गोल्ड रिंग, अब देखिए यहाँ पर आई मेड ए गोल्ड रिंग, जब मटेरियल नाउन दो तरीका क्या है, गोल्ड रिंग कहने का सेंस है, ये गोल्ड रिंग एक ही सब्जेक्ट में आता है, तो मेड के बाद, मेक के बाद या मेड के बाद जैसा वर्ब के बाद, तो इसमें डायरेक्ट वर्ब ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया, ट्रांजिटिव वर्ब का कंडीशन बन गया।
तो इस तरीके से सेंटेंस में हम लोग चाहेंगे तो अलग अलग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पहचान सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख भी लेते हैं, है ना, व्हेन, है ना, पर्सन यूज इन सेंटेंस इज कॉल्ड डायरेक्ट, क्या बनेगा वो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा वो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा वो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। पर्सन को अगर यूज करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, और पर्सन के साथ साथ ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, है ना, पर्सन के साथ जहां पर व्हेन, इसे समझते हैं, व्हेन, है ना, ऑब्जेक्ट कौन सा, व्हेन ऑब्जेक्ट यूज इन सेंटेंस इज कॉल्ड, क्या बनेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा वो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनेगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा बनेगा। तो हम लोग अलग अलग तरीका से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका पोसेसिव केस लेकर के आएंगे, पोसेसिव केस के बारे में समझाने का कोशिश करेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी एक ग्रामर का बुक लेकर के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने का कोशिश कीजिएगा, उसमें अंडरलाइन कीजिएगा, पहचान कीजिएगा कि सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। सीधा बात है, वर्ब से पहले आए सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आए ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के साथ लगा रहे नाउन तो वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। कोई सेंटेंस में अगर पर्सन यूज हो रहा है तो वो इनडायरेक्ट है ऑब्जेक्ट, और पर्सन और ऑब्जेक्ट दोनों यूज होना चाहिए सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो वो क्या मेरा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीका से हम लोग सेंटेंस में पहचान कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीका से हम लोग सेंटेंस में केस में क्या पढ़ लिए हैं, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। हम लोग अगले सब्जेक्ट में, अगले वीडियो में हम लोग पोसेसिव केस के बारे में जानेंगे कि पोसेसिव केस कैसा होता है। तब तक के लिए देखते रहिए।